हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। पहले भी मेरे वीडियो लेक्चर अदर चैनल पे हैं, कमलेश पांडे क्लासेज पे, लेकिन ये नया चैनल है विज्ञान का, जिस पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाल रहा हूं। हर चैप्टर इंग्लिश में भी, हर वीडियो बल्कि हर इंग्लिश में भी और साथ में हिंदी में भी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम हर कॉन्सेप्ट को इजी करके इसमें पढ़ेंगे। तो ये हिंदी का वीडियो लेक्चर है, इससे पहले इंग्लिश में मैं दे चुका हूँ। हम आज बात करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम की। बहुत सारे सेंटर ऑफ मास से रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चंस, मैकेनिक्स के क्वेश्चंस जो अदर मेथड से किए जाते वो डिफ़िकल्ट हो जाते, तो उनको इजी करने के लिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूँ। इनके कुछ रिगार्डिंग प्रूफ्स को अदर लेक्चर्स में मैं डालूँगा। एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम कुछ लेक्चर्स में इसका लेंगे और बारी बारी से पूरे फिजिक्स को डिस्क्राइब करेंगे। इनके नोट्स मेरे पेज पे मिल जाएगा, कमलेश कुमार पांडे एक मेरा फेसबुक है, जिसमें उसके साथ पेज अटैच्ड है। उस पेज पर मैं इसका नोट्स डाल दूंगा ताकि आप आसानी से नोट भी कर सकें और लिख सकें। यहाँ पर अगर नहीं भी जल्दी से लिख पा रहे हों तो आपको मिलेगा, तो आप वहाँ भी जा सकते और उसको भी लाइक कर सकते। कमलेश कुमार पांडे के पेज है ना। ठीक है, आइए देखिए। तो हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम की। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ये बहुत पॉपुलर फ्रेम है। हमारे फिजिसिस्ट, हमारे साइंटिस्ट बड़ा इसको यूज करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट को बहुत इजी कर देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन COM फ्रेम, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो होता है, इसलिए इसको जीरो मोमेंटम फ्रेम भी बोलते हैं। जीरो मोमेंटम फ्रेम। और हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि सिर्फ लीनियर मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूं कि जो लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होगा वही किसी भी लेबोरेटरी के फ्रेम में होगा। P इन एनी लैब, लेबोरेटरी फ्रेम में भी यही होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि काइनेटिक एनर्जी भी दोनों में सेम होगा, बट लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक है ना। चलिए, क्यों होगा ये हम प्रूव करेंगे सारी बातें, बट अभी आप थोड़ा देखिए। तो P इन COM। नेक्स्ट थिंग कि एक एग्जांपल से मैं चल रहा हूं आपके साथ कि मान लें कि ये मास m1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है। ये मास m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। वन डायमेंशन हो, टू डायमेंशन हो, इसे हमारे कोई मतलब नहीं अभी, लेकिन चलिए मैं एक इस सरफेस पे, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे इसको रख देता हूँ और चाहूँ तो इसे स्प्रिंग से भी एसोसिएट कर दूँ। स्प्रिंग ना भी हो तो कोई बात नहीं, मैं कर दिया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, स्प्रिंग हटा देता हूँ अभी, चलिए अलग से एग्जांपल ले लेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ। मोमेंटम तो सिर्फ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम काफ़ी था ये, है ना। लेकिन यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी के लिए इसे दो टर्म्स में लिख रहे हैं। इनके प्रूफ हम देंगे बाद में। सपोज करें इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इनकी है, जो भी काइनेटिक एनर्जी है हम इसको लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम को हाफ म्यू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर
मीन्स हाफ इंटू रिड्यूस्ड मास इंटू स्क्वायर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हाफ मास टोटल मास m1 प्लस m2 VCM स्क्वायर। मैं इसे थोड़ा सा लैंग्वेज दे दूं तो ऐसा कहूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ mass total mass of the system velocity of center of mass square। नो वन थिंग, म्यू रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस्ड मास का क्या मतलब हुआ, रिड्यूस्ड मास का मतलब हुआ कि म्यू रिड्यूस्ड मास इक्वल्स टू टू बॉडी सिस्टम के लिए m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है बट मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, म्यू रिड्यूस्ड मास। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 1 बाई म्यू इक्वल्स टू 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। अगर 2 से ज़्यादा बॉडीज हो तो प्लस 1 बाई m3 एंड सो ऑन। बट हम अभी टू बॉडीज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं। रिड्यूस्ड मास है। वी रिलेटिव v1 माइनस v2, वी रिलेटिव v1 माइनस v2। अब आप लोगों में से कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि v2 माइनस v1, हाँ v2 माइनस v1 भी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने में v1 माइनस v2 लिख रहे हैं या v2 माइनस v1। अगर माइनस साइन आता है तो स्क्वायर के साथ पॉजिटिव हो जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। दूसरी बात, रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में, जनरली कुछ नहीं बोला जाता तो लोग समझते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हाँ होता तो है। लेकिन एक बात आपसे क्लियर कर दूं कि रिलेटिव वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये v1 v2 बॉडीज की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों दिए हैं तो भी उनका डिफरेंस, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दिए हो किसी इंस्टेंट पे तो भी डिफरेंस। किसी भी लेबोरेटरी सिस्टम में या किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में v1 v2 दिया जाए तो उसका डिफरेंस ले सकते। ऐसा नहीं कि किसी और में दिया जाए तो ग्राउंड में कन्वर्ट करें और फिर, क्योंकि v रिलेटिव डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो यू कैन टेक इन एनी सिस्टम एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टेक डिफरेंस ऑफ बोथ वेलोसिटीज, दैट विल बी सेम। तो v रिलेटिव क्लियर कि किसी भी फ्रेम में हो सकता, ग्राउंड, सेंटर ऑफ मास और अदर फ्रेम ऑल्सो, ठीक है ना। और हम ऐसा करें, m टोटल m1 प्लस m2 है, VCM को आप ऐसा लिख सकते हैं, VCM आप सब जानते टू सिस्टम के लिए, टू बॉडी सिस्टम के लिए m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये मोर देन 2 के लिए भी यूज किया जा सकता, बट ऐसा। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटायर सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो इसके इक्वल है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ क्या होता है, हाफ ऑफ टोटल मास इनटू स्क्वायर ऑफ VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और ऐसा कर सकते हैं। फिर इससे अब इन पे डिपेंडेंट कई बार क्वेश्चन दिए जाते हैं इस तरह से कि कभी स्प्रिंग इनसे कनेक्ट कर दें, कभी दो चार्जेज को एक दूसरे के इंटरेक्शन में रख दें और उनके क्लोजेस्ट डिस्टेंस एटसेट्रा पूछ लिया जाता। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 रहा सिस्टम का तो ये कभी चेंज नहीं होता। एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। मास तो खुद भी नहीं चेंज हो रहा है न्यूटनियन मैकेनिक्स में, यानी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा लाइट के कंपेरेबल ना हो तो ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो। सेकेंड पार्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस वन विल मे चेंज। अगर कोई ये एनर्जी उसमें किसी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही हो तो उसमें कन्वर्ट होगी।
यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम मे कन्वर्ट इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर वो है तो, बट दिस वन विल रिमेन सेम। सो वेन एवर अगर कभी स्प्रिंग से एसोसिएटेड बॉडीज की हम बात कर रहे हों और मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करने हों तो उसमें सिर्फ मैक्सिमम कंप्रेशन को एसोसिएट करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये तो कांस्टेंट रहेगा। हम अलग अलग एग्जाम्पल्स पे इसकी बातें करेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा। सपोज दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, दिस इज मास m1, this is associated with massless spring and another end is associated with mass m2. This system is placed on frictionless surface. Spring itself is massless. Its stiffness यानी constant of spring constant is K. m1 and m2 are here. At a particular instant t equals to 0, this one is given impulse and velocity of m1 has become v0. Initially v0 velocity is given to this mass. That's very popular question. v0 at the जब जिस टाइम में आप इसको v0 वेलोसिटी देते m1 को, उस समय m2 की वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पर 0 रहेगी। वेलोसिटी ऑफ m2 at t इक्वल्स टू 0 इज 0, है ना, 0 रहेगी। ओके ना? क्यों? स्प्रिंग अगर एसोसिएटेड हो तो स्प्रिंग ऑल ऑफ सडन कोई चेंज नहीं एक्सेप्ट करता, है ना। इसको ये तो अवेयर ही नहीं है कि इसको वेलोसिटी इसको मिली कि ना मिली, बट विद टाइम ये आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग विल कंप्रेस। स्प्रिंग दोनों एंड पर अगर मासलेस है, दोनों एंड पर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता। अगर ये कंप्रेस होगा तो कंप्रेशन के अगेंस्ट में इधर फोर्स F अप्लाई करेगा और ये ए एंड भी इस पर इस डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई करेगा। ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता। तो इस पर फोर्स वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में है और इसकी तो वेलोसिटी शुरू में थी ही नहीं, तो इसके वेलोसिटी कुछ बाद में होगी और उसके डायरेक्शन में उधर होगी जिधर फोर्स होगा। इसको फोर्स राइट वर्ड मिलेगा, ये 0 से समथिंग होगी, ये v0 से समथिंग डिक्रीज करेगा टाइम बाय टाइम। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स अगेंस्ट में है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डिक्रीज कर रहा और इंक्रीज कर रहा हो, तो डिक्रीज करने वाला डिक्रीज करते करते इंक्रीज करने, जो 0 से इंक्रीज कर रहा, दोनों कहीं इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो दोनों सेम स्पीड से चलते जाएंगे। वो कॉमन वेलोसिटी होगी दोनों की और वो स्टेटस होता है मैक्सिमम कंप्रेशन का। क्योंकि ये जब तक आगे बढ़ रहा और ये कम वेलोसिटी से आगे बढ़ा तो कंप्रेशन रहेगा। जब दोनों सेम वेलोसिटी से चलते रहे तो कंप्रेशन क्यों? वो मैक्सिमम कंप्रेशन है। उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर ये क्या होगा, रिलैक्स होगा स्प्रिंग, ये फर्दर ज़्यादा वेलोसिटी से और ये कम वेलोसिटी से चलेगी। तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। दोनों की वेलोसिटी सेम होना मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाना, 0 हो जाना। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इसमें है, स्प्रिंग रिलैक्स था, एंड वी कैन राइट डाउन की काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम at t equals to 0 was half m1 m2 upon m1 plus m2। ये रिड्यूस्ड मास है म्यू, इसकी वेलोसिटी v0, इसकी वेलोसिटी 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम विल बी दिस वन होल स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हाफ मास टोटल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 प्लस m2 और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, m1 v0 प्लस m2 0 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर्ड। दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसलिए दिस वन विल ऑलवेज रिमेन सेम। ओनली दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी, kinetic energy of center of mass in the case of maximum compression will be converting into elastic potential energy। और जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी सेम डायरेक्शन में, तो व्हाट अबाउट v रिलेटिव 0। तो फाइनली एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, at maximum
compression, this one will become 0. And this initial kinetic energy in the center of mass frame, half m1 m2 by m1 plus m2 v naught square will be potential energy, elastic potential energy, half k x max square. This one will remain same. I can write down this one. Now, this one plus this one as this one plus this one. So this one will only convert into this one. Kinetic energy in center of mass frame converts into potential energy. Or we can have x max square from this equation is half cancelled out. K m1 m2 upon m1 plus m2 by k square root into v नॉट. ओह, एक्स मैक्स यहाँ लिख दो. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है ना. हम इसके नोट्स भी अपने पेज पे दे देंगे. और अभी हमने आज शुरुआत किया है इस पर, हम इसको प्रॉपरली हर चैप्टर को और हर अच्छे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे. हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो देख सकते. थैंक यू वेरी मच.